हेलो एवरीवन। सबसे पहले नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। और जो बच्चे इस वीडियो के माध्यम से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं उन सभी से मेरा एक मैसेज है छोटा सा कि ध्यान से आपने पढ़ना है और इस साल आपको अच्छे अच्छे मार्क्स लेके आने हैं और अच्छे से अपनी तैयारी करनी है। और तैयारी जो है वो मेरे साथ ही करनी है, क्योंकि मैं यहाँ पे आया हूँ आप लोगों के लिए फ्री फास्ट ट्रैक बैच लेके, जैसे कि अनाउंसमेंट बताया था आपको। इस फ्री फास्ट ट्रैक में कंप्लीट चैप्टर जो है फुल कंसेप्ट के साथ करवाया जाएगा। तो ऐसा भी नहीं है कि कुछ बाकी रहेगा इसके अंदर, बट बस आपका जो है थोड़ा बहुत ध्यान होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। वीडियो की लेंथ पे नहीं जाना है कि 1 आवर्स के हैं या फिर 1.5 आवर्स के हैं, 2 आवर्स के हैं, मैटर नहीं करता। मेरा इंटेंशन आपको सिखाना है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी इसी उद्देश्य से आएँ, सीखने के उद्देश्य से। कोई यहाँ पे जादू टोना कुछ नहीं है कि तोल मोल के बताऊँ, छोटा मोटी बातें बता दूँ और आप उसको क्रैक करके क्वेश्चंस कर ले बस। उम्मीद करता हूँ कि आप सीखने के लिए आए हैं, भागने के लिए नहीं, ठीक है? क्योंकि सीख जाएंगे आप तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ अकाउंट्स जो है वो बहुत इजी है, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं आज फर्स्ट चैप्टर का नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर मैं बात करूँ कि कहाँ कहाँ आपको पढ़ने को मिलेगा ये चैप्टर, तो स्टार्ट जो है ये क्लास 12 से है। फिर आगे जर्नी में जैसे ही आप बीकॉम करेंगे तो बीकॉम में मिलेगा। एंड सीए एंटर कर रहे हैं तो सीए इंटर के एडवांस अकाउंट जो है उसके अंदर भी ये चैप्टर है। और मैं ये कहूँगा आपसे कि जो क्लास 12th में हम पढ़ेंगे वो जाहिर सी बात है, मतलब कंसेप्ट होगा, ठीक है, बट एंड लेवल का नहीं होगा, मतलब कंप्लीट नहीं होगा, उस 12th के बेस पे होंगे जो आपके सिलेबस का पार्ट है, मतलब जितना सिलेबस में आपके पास। बीकॉम में वही कंसेप्ट होंगे बट थोड़े से लेंदी होंगे, एडवांस होगा। और सीए इंटर में तो पूरा एंड ही होता है, मतलब अच्छे से पढ़ना होता है वहाँ पे, ठीक है? जैसे एग्जांपल के लिए बता दूं मैं कि कैश फ्लो के 2 मेथड बताते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो आपके सिलेबस में सिर्फ इनडायरेक्ट है और सीए इंटर के अंदर बच्चों को सीखना पड़ता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट दोनों मेथड, ठीक है? और वैरायटी भी बहुत ज़्यादा है उसमें, ठीक है, और लेंदी भी है उस कोर्स के हिसाब से। तो पहले तो दिमाग में इस बात को डाल ले कि 3 जगह आपको पढ़ने को मिलेगा। तो अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो क्लास 12 के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। तो जो मैं बताऊँगा, जो बातें होंगी, क्वेश्चंस करवाया जाएगा सॉरी तो जो बातें मैं आपको बताऊँगा ये 12th बेस्ड होगा। तो आपने घबराना नहीं है, आपके सिलेबस का ही सारा कंसेप्ट डील किया जाएगा यहाँ पे। अब सबसे पहले दिमाग में एक क्वेश्चन आपके आना चाहिए। जैसे नाम सुना आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो सबसे पहला ख्याल क्या आया होगा आपके दिमाग में? मीनिंग, क्योंकि हर कोई यही जानता है। सबसे पहले मीनिंग बताओ सर। मैं कह रहा हूँ मीनिंग छोड़ो, सबसे पहले मैं कह रहा हूँ कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों बनाना है। मतलब तो जान ही जाएंगे और कैसे बनाना है ये भी सीख ही रहे हैं, बट मेरा क्वेश्चन है क्यों बनाना है। क्या कोई लॉ इस पे कहता है कि नहीं बनाना ज़रूरी है, या फिर ऐसे अपनी मर्जी है, ठीक है, कोई बना सकता है या नहीं बना सकता है? तो सबसे पहला क्वेश्चन है क्यों बनाना चाहिए। तो मैं सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर दूंगा, तो आप सभी ध्यान से देखेंगे। तो मैं कह रहा हूँ कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों बनाना है। तो सबसे पहला जो चैप्टर का नाम है वो डाल लेते हैं। चैप्टर में स्टार्ट करने जा रहा हूँ आपके साथ, कैश फ्लो स्टेटमेंट। उम्मीद करता हूँ आप सभी मेरे साथ रजिस्टर और पेन लेके बैठे हैं, और क्योंकि ये क्लास है तो इसको क्लास की तरह लेंगे, ठीक है, प्रॉपर। कैश फ्लो स्टेटमेंट डील करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के साथ, ठीक है? सबसे पहले मैंने क्वेश्चन आपसे बोला कि क्यों बनाना है, वाई, क्यों बनाना है सर इसे। तो मैं कहूँगा कि क्यों का आंसर जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट देते हैं। तो दिमाग में फिर से एक बात आएगा कि सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये क्या है। जैसे आपने पढ़ा था 11th में कि फाइनल अकाउंट्स जो पार्टनरशिप या सोल प्रोप्राइटरशिप होते हैं, एंड में अकाउंट मेंटेन करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, इसको बोलते हैं ना फाइनल अकाउंट। यहाँ पे कंपनी के केस में हम बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, हालांकि उसे ही बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर उसकी जो डेफिनेशन है वो एज़ पर कंपनीज एक्ट 2013 दिया हुआ है
कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो इंक्लूड्स है। अगर मैं लिखूं कुछ बातें तो क्या लिखूंगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर कंपनीज एक्ट 2013 includes नंबर 1 बैलेंस शीट, ये आपने अच्छे से सुना हुआ होगा, ठीक है। नंबर 2 बी पार्ट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, सी पार्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट वर्ड में CFS। डी स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, ठीक है। ये बस सुनना है आपने, आपके लिए जो इंपॉर्टेंट बातें हैं बट यही है कि क्यों बना रहे हैं, ठीक है, इसका आंसर दे रहा हूँ मैं। तो स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी ई में आ जाते हैं आपके पास नोट्स, जिसको बोलते हैं नोट्स टू अकाउंट्स, ठीक है। यानी कंपनी का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है उसके अंदर ये सारे आपको रेडी करने पड़ते हैं, ये सारे अकाउंट्स, ठीक है, मेंटेन करने पड़ते हैं। कौन कौन से, बैलेंस शीट हो गया आपका, स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया, एंड स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी नोट्स टू अकाउंट। मैंने इस पर क्रॉस लगाया है। क्रॉस का मतलब ये है कि ये स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी उस कंपनी के लिए है जो इंड ए सप्लाई करती है। अब ये क्या है, अभी के लिए बस समझ लें इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है। और जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई करती है उसके लिए SOC नहीं बनाना है, मतलब स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी नहीं बनाना है, ठीक है। तो अब मुद्दा इस बात पे वापस से आते हैं जो मैंने स्टार्ट करवाया कि क्यों। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट इसलिए बनाना है क्योंकि ये पार्ट होता है एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है। तो कंपनी जब कहती है कि ये स्टेटमेंट तो आपको रेडी करने हैं, क्योंकि हम जो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं ये फॉर द यूजर्स बनाते हैं। अब वो यूजर्स कौन है, तो हमेशा कई चैप्टर में नाम लूँगा, वो 7 यूजर्स है। हम 7 यूजर्स के लिए काम कर रहे होते हैं। वो 7 लोग, वो 7 लोग कौन कौन से होंगे, मैं कह रहा हूँ, मैं जो काम कर रहा हूँ 7 लोगों के लिए, ठीक है। तो मैं इसमें इन्वॉल्व करता हूँ, मान लो एक ये हो गए 7 लोग, ठीक है। तो मैं पहले वाले को नाम देता हूँ, जो हम काम करते हैं इसका नाम है इन्वेस्टर। जो कंपनी में पैसा लगाते हैं, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, इन्वेस्टर्स। कंपनी में पैसा लगाने वाला एक और व्यक्ति होता है, उसे हम बोलते हैं लेंडर्स, जो हमें लोन देता है, ठीक है। यानी एक जो मालिक पैसा लगाता है इन्वेस्टर्स, ठीक है, एक जिसे हम उधार लेकर पैसा लगाते हैं लेंडर्स, या इसी को बोल सकते हैं हम क्रेडिटर्स, ठीक है। थर्ड आपके लिए आता है जो पैसा लगाता नहीं है ना लोन देता है बट वो मेहनत करता है, उसे बोलते हैं एम्प्लॉइज़, ठीक है। और फोर्थ की बात करें तो फोर्थ आ गया पास, अब जिससे हम क्या करते हैं सर्विस, जिसको हम सर्विस देते हैं कस्टमर बोल लो, फिर उसके बाद जिससे हम लेते हैं उसे सप्लायर बोल लो, ठीक है। और आपके पास गवर्नमेंट बॉडीज आ जाती हैं, ठीक है। तो इन्वेस्टर हो गए, लेंडर हो गए, एम्प्लॉय हो गया, कस्टमर सप्लायर हो गया, गवर्नमेंट हो गए। तो ये कितने हो गए, 3 3 6 और एक 7वां हो गया आपके पास। तो ये 7th हो गया आपके पास जो कौन है, पब्लिक, कि हम जैसे लोग हैं, हम सारे पब्लिक, पब्लिक है सब जानती है। तो हर कंपनी ना, अगर मैं कहूँ आपसे, सारी कंपनी जो है वो इनके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है, इन 7 लोगों के लिए। और ये है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसी का एक पार्ट है कैश फ्लो स्टेटमेंट। यानी हर एक कंपनी को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना अनिवार्य है, मैंडेटरी है,
ठीक है, कोई ऑप्शनल नहीं है, कंपनीज वर्ड याद रखना है। तो क्या दिमाग में ये आता है कि सर वाई तो समझ में आ गया क्यों बनाना है, तो नंबर 2 आप ये बताओ किसे बनाना है। ठीक है, whom टू बी प्रिपेयर, तो मैं कहूँ ऑल कंपनीज एक्सेप्ट 1% कंपनी। इसका क्या मतलब हुआ, मैं कह रहा हूँ सभी कंपनी को मैंडेट कर रखे हैं कंपनीज एक्ट ने कि कैश फ्लो स्टेटमेंट तो बनाना ही है, बट अगर कोई 1% कंपनी है, अभी के समझ ले उसमें एक मालिक होता है, ठीक है तो उसे छूट दिया गया कि आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाना, नहीं बनाएंगे तभी चलेगा, ठीक है, बाकी के लिए नहीं चलेगा, ठीक है, याद रहेगा। चलो, दो बातें आपको समझ में आ गया कि वाई क्यों बनाना है और किसके लिए बनाना है, सभी कंपनी के लिए। अगर मैं आपको इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना के पूछूं, क्या ओपीसी को कैश फ्लो बनाना है, मैंडेटरी है, ट्रू और फॉल्स। अगर आपका आंसर आता है ट्रू कि मैंडेटरी है, तो आप गलत हैं, क्योंकि मैंडेटरी नहीं बोला मैंने बोला बनाना नहीं है ओपीसी को, ठीक है, उसे तो बेनिफिट दिया है इस चीज़ का कि कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाना है, लेकिन क्या ऑप्शनल है ये, उसकी मर्जी है बनाना, तो क्या आप रोक सकते हैं, तो आंसर इज नो। भाई उसकी मर्जी है कैश फ्लो, मेरी मर्जी है कैश फ्लो बनाना, कोई मना थोड़ी कर सकता है, बट लेकिन मुझ पर कंपनीज लो लग सकता है क्या, नहीं तुम बनाओ वो कैश फ्लो बनाना ही पड़ेगा, तो आंसर इज नो, मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। दूसरा, क्या रिलायंस कंपनी के लिए मैंडेटरी है कैश फ्लो बनाना, तो आंसर होगा यस, मैंडेटरी है, क्योंकि कंपनी है ये, कंपनीज वर्ड जैसे आ गया, और ये ओपीसी नहीं है यानी बड़ी कंपनी है। यूँ समझ ले कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि लिस्टेड कंपनी को तो बनाना ही बनाना है, जैसे लिस्टेड, इसका मतलब जिस कंपनी के शेयर्स मार्केट में अवेलेबल है, इजी टू बाय इजी टू सेल है, ठीक है, यानी जिसका गूगल पे मैं प्राइस डालूँ और शेयर का प्राइस मिल जाता है, भाव मिल जाता है मुझे, वो लिस्टेड कंपनी जो सेबी के अंदर लिस्टेड है, उन सभी के लिए तो मैंडेटरी है कि बनाना ही है कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। हालांकि मैंने बोल दिया ऑल कंपनीज, याद रहेगा आपको चलिए, तो दो तो बेसिक बातें आपको क्लियर हो गया कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों बनाना है, क्योंकि ये पार्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। दूसरा, किसे बनाना है, सभी कंपनी को एक्सेप्ट 1% कंपनी। मेरे साथ साथ आप चाहें तो लिख भी सकते हैं इसको, ठीक है, हालांकि ये नोट्स आपको बाद में मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। थर्ड ये आता है, सर कैसे बनाना है, हाउ, कैसे बनेगा, तो ये तो हम सीखेंगे पूरे क्लास में, ये तो सीखने वाले हैं, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 डील करेंगे, ठीक है। इस पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई करते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, समझ लो एक तरफ से एक गीता है, गीता में जो बातें लिखा है उसे मानना पड़ता है, ऐसे AS3 में जो बातें लिख दिया गया है उसे मानना पड़ेगा, यानी वो मैं अपने मन से नहीं बताऊंगा, जो बातें बताऊंगा आपको एज पर AS3 बताऊंगा, ठीक है। अकाउंटिंग करते वक्त अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को हमें फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। तो ये तो सीखेंगे ही कैसे बनेगा, ठीक है। अब दिमाग में आ रहा होगा, सर ये तो समझ में आ गया कि क्यों बनाना है, किसे बनाना है, कैसे बनाना है बाद में सीख लेंगे, लेकिन सर मीनिंग तो बताओ, मतलब क्या होता है इसका, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्या आ रहा है क्वेश्चन नंबर 4 पॉइंट, सर इसकी मीनिंग बता दो, मीनिंग ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, सर इसका क्या मतलब है, इसकी क्या मीनिंग है। देखो, मीनिंग में बहुत सिंपल सा है, मैं कहता हूं फ्लो का मतलब क्या होता है, प्रभाव, आना जाना, कैश का मतलब तो रोकड़, ठीक है, स्टेटमेंट मतलब विवरण। तो मैं अगर कहूँ कि सिर्फ कैश का आना जाना यानी इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश, इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश, लेकिन क्या सिर्फ कैश, तो कैश या बैंक भी या और कुछ भी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दिमाग में वापस आ गया कि सर इनफ्लो ऑफ कैश तो ठीक है, आउटफ्लो ऑफ कैश तो ठीक है, लेकिन कैश या और भी कुछ, तो मैं कहूँगा इसकी मीनिंग में लिखो फ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट
इक्विवेलेंट को लिख लो हिंदी में, कैश और कैश के जैसा। जैसा, कैश और कैश के समान, ठीक है। तो फ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मतलब क्या हो गया कि कैश और कैश इक्विवेलेंट का फ्लो देखते हैं इसमें। फ्लो का मतलब हो सकता है आउटफ्लो भी और इनफ्लो भी। फ्लो का मतलब यहाँ पे क्या है, इनफ्लो और आउटफ्लो। कैश का प्रभाव, चाहे वो कैश आ रहा हो या कैश जा रहा हो, कैश फ्लो स्टेटमेंट सिर्फ स्पेसिफाई करता है कि कैश और कैश इक्विवेलेंट का इनफ्लो हो रहा है या आउटफ्लो हो रहा है, ठीक है। यही इसका मतलब है साधारण सा, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट द मीनिंग ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, तो आप कहें सीधा फ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। लेकिन अब दिमाग में एक बात यहाँ से ये निकल के आता है कि सर कैश तो समझ में आता है, कैश तो समझ में आता है, बट ये कैश इक्विवेलेंट क्या है, ये क्या है, यहाँ से ये निकल के आया। तो समझते हैं आगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसका क्या मतलब है। तो AS3 कहता है कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब है कैश ले लो, ठीक है, बैंक ले लो, ठीक है, और ले लो अदर शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज। जिसको करंट इन्वेस्टमेंट नाम दे दूं मैं अभी के लिए, ठीक है। कह रहे हैं कैश ले लो ले लिया, बैंक भी आ जाएगा इसके अंदर, और कोई भी अगर शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज है, तो ये भी पार्ट होगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का, ठीक है। अब सर ये इसका क्या मतलब होता है, शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटी का क्या मतलब है यहाँ से ये क्वेश्चन आता है, तो इसका आंसर देंगे बिल्कुल। देखो जो मैं कहूँ easily to realizable within 3 months, जो easily रियलाइज हो जाए 3 महीने के भीतर। अब ये 3 महीने के भीतर कैसे, क्या रियलाइजेबल का मतलब क्या, अगर मैं फर्नीचर कल को बेच दूं तो 3 महीने के भीतर तो ये भी है, बिल्डिंग कल को बेच दूं 1 महीने बाद बेच दूं, तो क्या ये शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ है, तो आंसर इज नो। मैं कह रहा हूँ जिस टाइम मैंने अगर आज रिलायंस कंपनी का शेयर लिया है और मेरा इंटेंशन आज के आज ये है कि 3 महीने के अंदर बेच दूंगा, आज लिया आज के आज, यानी क्या मैं कह सकता हूँ इसके अंदर रियलाइजेबल ही खाली ध्यान नहीं रखना, क्या हम इसमें इंटेंशन भी देखेंगे, इंटेंशन टू होल्ड इन द बिगिनिंग, इसका मतलब यस इंटेंशन भी देखा जाता है। जैसे मान लो मैंने क्या किया, रिलायंस के शेयर ले लिए और मेरा लेते ही इंटेंशन था कि मैं इसे लॉन्ग टर्म में रखूँगा अपने पास, तो बिक तो ये भी सकता है, तो क्या ये मार्केटेबल सिक्योरिटी है, तो आंसर इज नो, ठीक है। दो बातें होना ज़रूरी है,
एक तो इंटेंशन खरीदते टाइम क्या था आपका, और जिसमें अगर मैं बोलूँ तो रिस्क नहीं है, आप ये भी कह सकते हैं इसमें रिस्क नाम की कोई चीज़ नहीं है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, मेरे पास एक बैंक ड्राफ्ट है यानी बैंक एफडी है मान लो, जो मैंने डाला ही था 2 महीने के लिए, क्या मेरा रिस्क है? आंसर इज नो। क्या ये इंटेंशन था कि 2 महीने में भी निकलवा लूँगा पैसा? यस। तो हम इसे बोलेंगे शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ठीक है, यानी ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं इसको। क्लियर है? तो ये क्या है आपके लिए? ये है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। लेकिन अगर मैंने एफडी करवा दिया है 8 महीने के लिए, ध्यान सुनना, 8 महीने के लिए मेरा इंटेंशन था 8 मंथ्स के लिए, तो मुझे बताओ एफडी करवाते वक्त मेरा इंटेंशन 8 महीने का था, तो रियलाइजेबल भी 8 महीने में ही होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये आपके पास शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं कहलाएगा, ठीक है, सॉरी शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटी नहीं कहलाएगा। इन्वेस्टमेंट तो शॉर्ट टर्म ही है, बट ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं है। तो समझते हैं इसको वापस से। मैंने कहा अदर शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज। तो मार्केटेबल सिक्योरिटी आपके टीचर ने बता दिया होगा कि करंट इन्वेस्टमेंट जो है उसे हम कैश मान लेंगे। मैं कह रहा हूँ नहीं, आपको सीखना है अच्छे से, ठीक है। करंट इन्वेस्टमेंट को कैश मानना गलत है बिल्कुल, लेकिन क्योंकि बुक के क्वेश्चंस इस अजम्पशंस पे हैं तो हम उसको सॉल्व बेशक करते वक्त उसको यूज़ कर लेते हैं, बट ये बिल्कुल गलत है। A3 कहता है मार्केटेबल सिक्योरिटीज। तो अब क्वेश्चन में ये भी तो दिमाग में है कि सिक्योरिटी का क्या मतलब है, तो मैं कहूँ कि शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, ये सारे आपके पास जो है मार्केटेबल सिक्योरिटीज है, ठीक है। तो याद रखना है आपको, मार्केटेबल सिक्योरिटीज खरीदते टाइम इंटेंशन, नो रिस्क, रिस्क बहुत ही कम है, ना के बराबर है, और इजी टू रियलाइजेबल हो जाए, विद इन 3 मंथ्स के अंदर हम उसे कैश में रियलाइज करवा सकते हैं। अगर ऐसा है, तीनों चीज बात इसमें आ रहा है निकल के, तो उसे हम बोलेंगे ये मेरा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। कैश में यही गुण है, नो रिस्क, कभी भी कैश ही तो पड़ा है वो, बैंक में भी वही है, तो ये सिक्योरिटी में भी ये गुण होना चाहिए, तो मानेंगे कैश और कैश के समान दिखने वाला आइटम है, अदरवाइज नहीं है। आगे बढ़ते हैं वापस सॉरी गला खराब है तो मैंने कितनी बातें बताया आपको। सबसे पहले तो बताया कि क्यों बनाना है, दूसरी बात बताया मैंने आपको किसे बनाना है, तीसरा बताया इसका मीनिंग, ठीक है, कैसे बनाएंगे तो बाद में देख लेंगे। मीनिंग में बताया कि कैश फ्लो मीन्स फ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। जो फ्लो है वो इनफ्लो एज वेल एज आउटफ्लो, ठीक है। फिर बताया इसमें सर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या मतलब होता है, तो मैंने कहा कैश ले लेंगे, बैंक ले लेंगे, मतलब कैश को भी कैश मानेंगे, कैश इक्विवेलेंट बैंक को भी कैश एंड कैश मानेंगे। अगर कोई बैंक एफडी है, ओवरड्राफ्ट नहीं बोला मैंने, बैंक एफडी जो इजी टू रियलाइजेबल विद इन 3 मंथ्स है उसे भी काउंट कर लेंगे, करंट इन्वेस्टमेंट को भी मान लेंगे, ठीक है, होता नहीं है बट इसमें मान लेंगे। क्यों मानेंगे? क्योंकि आपके 12th के सारे क्वेश्चन ने माना हुआ है, इसलिए कह रहा हूँ। बट जब आगे आप यही चैप्टर पढ़ेंगे या फिर मैं ही पढ़ाऊँगा आपको CF इंटर के अंदर या कॉलेज में, तो बताऊँगा ये गलत है, ठीक है। अभी के लिए तो मानना है आपको, मार्क्स इसी के मिलेंगे। और मार्केटेबल सिक्योरिटी बता दिया, कोई भी इंटेंशन आपका था स्टार्टिंग में 3 महीने का और इजी टू रियलाइजेबल है, रिस्क नहीं है, तो वो भी क्या है, कैश और कैश के समान दिखने वाले आइटम है, ठीक है। ये बोलता है AS3, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, कौन बोलता है? AS3। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया मीनिंग, ठीक है। अब ये इनफ्लो आउटफ्लो क्या है, देखो मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, आप बताना इनफ्लो है या आउटफ्लो है, ठीक है। मैं बैंक से लोन ले रहा हूँ, कैश पे फोकस करना है, ठीक है, पैसे पे। तो मेरे पास पैसा आ रहा है जा रहा है, तो आप कहेंगे पैसा आ रहा है, इसको बोलते हैं इनफ्लो। मैंने बिल्डिंग परचेज करा, पैसा आ रहा है जा रहा है, आप कहेंगे बिल्कुल जा रहा है सर, ये है आउटफ्लो। हालांकि उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको पता है, इनफ्लो मतलब कितना पैसा आ रहा है, आउटफ्लो मतलब कितना पैसा जा रहा है। मैंने कैश बोला है, ध्यान रखना, कैश एंड कैश वाले आइटम का इनफ्लो आउटफ्लो, मैं बिल्डिंग का नहीं बोल रहा हूँ, स्टॉक का नहीं बोल रहा हूँ, कुछ का नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का इनफ्लो एंड आउटफ्लो।
चलते हैं आगे। मीनिंग के बाद, मीनिंग समझ में तो आ गया आपको। और मैं कहूँ कि कैश फ्लो के अंदर कैश फ्लो कैसे बनेगा, तो AS3 कहता है, देखो भाई इसमें ये AS3 जो है वो फॉर्मेट देता है, ठीक है। AS3 कहता है कि हम कहीं ना कहीं कैश फ्लो का जो प्रभाव है वो 3 फॉर्म में ही देख पाते हैं। एक ऑपरेटिंग के फॉर्म में, सेकंड इन्वेस्टिंग के फॉर्म में, थर्ड फाइनेंसिंग के फॉर्म में। यानी 3 एक्टिविटीज़ है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, ठीक है, एक्टिविटीज़। यानी AS3 कहता है कि जो कैश का इनफ्लो आउटफ्लो है ना, वो 3 ही एक्टिविटी के द्वारा हो सकता है, या तो वो होगा ऑपरेटिंग या इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग, ठीक। अब दिमाग में ये आता है कि सर ऑपरेटिंग का क्या मतलब होता है, इन्वेस्टिंग का क्या मतलब होता है और फाइनेंसिंग का क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा आपके पास किस चीज़ की, फाइनेंसिंग की। अब दिमाग में ये भी चल गया होगा आपके तुरंत कि सर फाइनेंसिंग पहले क्यों बताया, लिखा तो आपने ऑपरेटिंग है। समझाते हैं आराम से, पहले फाइनेंसिंग देखते हैं। मैं कह रहा हूँ फाइनेंस का क्या मतलब होता है। क्या फाइनेंस का मतलब अरेंजमेंट ऑफ फंड होता है, फंड का अरेंज करना? आंसर इज यस। अब मुझे बताओ मैं फंड अरेंज कहाँ से कर सकता हूँ? कंपनी हूँ मैं, आप कंपनी है, तो आप पैसे जो है वो कहाँ से अरेंज करेंगे? तो आपके दिमाग में ये आएगा कि सर सिंपल तो है, कंपनी पैसा कहाँ से लेती है? शेयर इशू करती है, हाँ या ना? पढ़ा भी होगा आपने, इशू ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर इशू करती है, वहाँ से पैसा लेती है, मालिक का पैसा, यहाँ से पैसे आते हैं। दूसरा, अगर मालिक से बात नहीं बना तो कुछ हम पब्लिक से उधार लेते हैं, इसको बोलते हैं डिबेंचर इशू कर देते हैं उसके बदले में, डिबेंचर्स ये बोल सकते हैं, ठीक है। थर्ड, क्या लोन ले सकते हैं, बैंक से लोन ले सकते हैं? यस, लोन ले सकते हैं। तो ये सारी जो एक्टिविटी है ये क्या है? फाइनेंसिंग है। आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही है अच्छे से। अच्छा सर यही फाइनेंसिंग है और कुछ है? तो मैं इनको इन शॉर्ट कहना चाहूँगा कि देखो, जहाँ आपको ऐसा फील हो कि लायबिलिटी लॉन्ग टर्म में अराइज हो रहा है, ठीक है, या कोई मालिक पैसा दे रहे हैं, मालिक मतलब किस फॉर्म में देगा? शेयर के फॉर्म में देगा। और बाकी लायबिलिटी लॉन्ग टर्म किसके फॉर्म में अराइज होगा? कोई भी आप सिक्योरिटी इशू करते हैं, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, या फिर कोई बैंक से लोन लेते हैं। लोन के बारे में बताना चाहूँगा, बैंक लोन, चाहे ये बैंक लोन नेचर में शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, फ़र्क नहीं पड़ता। छोटे समय के लिए लोन लो या बड़े समय के लिए लोन लो, है तो ये फाइनेंसिंग, ठीक है। तो ये हो गया फाइनेंसिंग। इसमें और क्या आएगा, तो मैं इसमें प्लस कर देता हूँ इनकी सर्विस कॉस्ट। सर्विस कॉस्ट का मतलब होता है कि मान लो आपने शेयर इशू किया तो आपने, जाहिर सी बात है, डिविडेंड भी पे करना होगा मालिक को। डिविडेंड क्या होता है? प्रॉफिट का हिस्सा, ठीक है, कमाएंगे तो मालिक को बांटेंगे डिविडेंड। अच्छा, अगर आपने डिवेंचर पे इशू किया होगा तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ सकता है, बैंक से लोन लिया तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो ये सारे खर्चे क्या होंगे? सर्विस कॉस्ट हो गए, ठीक है। और जब शेयर इशू होता है तो आपको पता ही है प्रीमियम भी आ सकता है, प्रीमियम पे इशू करते हैं, तो प्रीमियम भी जो है वो भी कहाँ का पार्ट है? फाइनेंसिंग का ही पार्ट है। क्या इनका रीपेमेंट भी हो सकता है? मेरा क्वेश्चन है, ये तो मैं सिर्फ लाने को बताया, इनफ्लो, क्या आउटफ्लो हो सकता है? तो आंसर इज यस। भाई मैं अगर लोन ले रहा हूँ तो लोन पे भी तो करूँगा, तो पेमेंट जो होगा लोन का वो भी क्या है? फाइनेंसिंग है। क्लियर है यहाँ तक? चलो सर, फाइनेंसिंग का मतलब तो समझ में आ गया कि आपने कहा फंड अरेंज करना, ठीक है। अरेंज कहाँ से करेंगे? मालिक किसे करेंगे? तो उसे शेयर इशू करेंगे, चाहे वो इक्विटी हो, प्रेफरेंस हो। लोन इशू करेंगे, लोन चाहे डिवेंचर के फॉर्म में हो या बॉन्ड्स के फॉर्म में, या फिर बैंक से लोन लें या कहीं से भी लोन लें, लोन होगा, ठीक है, चाहे शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म। फिर उसके बाद मैंने कहा इससे, इसके रिगार्डिंग में कोई भी अगर खर्चा करते हैं आप, तो वो भी क्या है? आपका फाइनेंस का ही काम है, सर्विस कॉस्ट बोलते हैं उसको।
तो ये एक्टिविटी होते हैं। तो एज 3 कहता है देखो ये एक्टिविटी है, फंड को अरेंज करा, पैसा इनफ्लो, पैसा आ रहा है जा रहा है, आप इसका रिकॉर्ड कहाँ करेंगे, फाइनेंसिंग में करेंगे, ठीक है, ओके। फिर कहता है एक कंपनी के अंदर या तो पैसा वो अरेंज होगा या पेमेंट होगा, और या तो उसके बाद कहीं मार्केट में इन्वेस्ट भी तो सकते हैं, इन्वेस्टिंग। इसका मतलब क्या हम पैसा इन्वेस्ट भी करेंगे मार्केट में। जैसे मान लो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं नया नया कंपनी, मैंने फंड अरेंज तो कर लिया, मुझे बिजनेस लाने के लिए बिल्डिंग चाहिए, मशीनरी चाहिए, एसेट चाहिए, तो मुझे पैसे लगाने पड़ेंगे ना भाई, इन्वेस्ट करना पड़ेगा इनमें। तो A3 यही तो कह रहा है कि देखो आप पूरे कंपनी के अंदर ना कैश का जो प्रभाव है वो 3 तरीके से देख सकते हैं। फाइनेंसिंग, या तो अरेंज करवाया होगा, लोन वगैरह पैसे लिए होंगे, कहाँ से लिए हैं बताना पड़ेगा। दूसरा, पैसे कहाँ इन्वेस्ट किए, ठीक है, क्योंकि पैसे यहाँ पे जा भी रहा होगा इन्वेस्टिंग में, ठीक है, और इन्वेस्टिंग में जा भी रहा है तो वहाँ से आ भी सकते हैं, ठीक है। जब मैं बोलता हूँ आउटफ्लो तो उसका इनफ्लो भी हो सकता है, ठीक है, ये साइलेंट रहेगा। तो कहते हैं इन्वेस्टिंग में, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि इन्वेस्टिंग में क्या, अगर कहूँ कैश अराइज, सॉरी, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ इन्वेस्टिंग में कैश अराइज फ्रॉम फिक्स्ड एसेट्स या फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट या इनकम रिलेटिंग टू इन्वेस्टिंग, इनके नोट्स आपको क्लियर भी मिल जाएंगे, मैं ट्राई करके दे दूंगा आपको बना के, बट अभी क्योंकि मैं समझा रहा हूँ तो ये क्लियर भी ना हो तो आप साथ में लिख सकते हैं, ठीक है। और इतना भी गंदा तो नहीं है, मैं बोल भी रहा हूँ साथ में, और मैं बहुत स्लो करवा रहा हूँ, अभी फर्स्ट क्लास है, मैं उम्मीद करता हूँ बिल्कुल स्लो चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। जब आप बिल्कुल आपका जड़ बिल्कुल बेस मजबूत होगा, बस मैं इतना कहूँगा, आप अपना भरोसा मुझ पर रखें, एक एक बातें आपको क्लियर करवाऊँगा, ठीक है। और आपको लास्ट में फील होगा ऐसा कि आपने एक्चुअल में कुछ सीखा है, ठीक है, रटा नहीं है। इन्वेस्टिंग पे आते हैं वापस। तो मैंने क्या बताया कि A3 क्या कहता है, देखो फ्लो ऑफ कैश, 3 एक्टिविटी, 3 क्रियाकलाप से हो सकती है, या तो फंड अरेंज करवा रहे हैं आप, या पैसे लगा रहे हैं कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, तीसरा, या उस पैसे का आप धंधे में यूज़ कर रहे हैं। ऑपरेटिंग का मतलब होता है, मैं कहूँ ऑपरेटिंग का मतलब नॉर्मली कह सकते हैं, ऑपरेटिंग जो है आपके पास धंधे, क्या आपको हिंदी में ऐसे लिखना है, नहीं सब मीनिंग लिखवा दूंगा आप, हम ठीक है, समझने के लिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है। धंधे में मतलब जैसे मैंने कहा भाई मैं कंपनी स्टार्ट करा, पैसे भी अरेंज हो गए, बिल्डिंग ले लिया, मशीनरी आ चुका है, अब गुड्स बनाने हैं, सामान बनाने हैं, कुछ माल खरीदना पड़ेगा मार्केट जाके, उसे रेडी करना पड़ेगा, फिर उसे बेचेंगे, तो अब वो पैसा कहाँ लग रहा है, धंधे में लग रहा है, उसे बोलते हैं ऑपरेटिंग। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ाने के लिए तो भाई मेरे पास जो भी आपके पास इन्वेस्टमेंट तो कर ही दिया मैंने, टैब वगैरह में, मोबाइल वगैरह, माइक वगैरह में, अब मैं स्टार्ट कर दिया पढ़ाना, तो इसमें जो भी अदर कोस्ट आएंगे, ठीक है, तो अभी के लिए मान लो इस पेन का कॉस्ट मान लो, कुछ भी मान लो ऐसे ही, ठीक है, पेपर कॉस्ट मान लो, तो ये सब क्या है, धंधे में लग गया, पैसे लग गया का मतलब मैंने वापस बताया कि इनफ्लो भी हो सकता है, ठीक है, धंधे से कमाई आ भी तो सकती है ना, जा ही क्यों सकती है, तो आना भी है यहाँ पे। तो कहते हैं इन 3 के अलावा ना और कहीं कोई एक्टिविटी नहीं हो सकती कैश का, तो बिल्कुल बात सही है, आप खुद सोच के बताओ, क्या इन 3 के अलावा कहीं भी कैश का इनफ्लो आउटफ्लो बता सकते हैं आप, कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन सोच के बताओ आप कहोगे सर इन्वेस्टमेंट बेच दिया, मैं कहूँ ठीक है बेच दिया, देखो लिखवा जाए मैंने इन्वेस्टिंग, सर बिल्डिंग बेच दिया तो देखो इन्वेस्टिंग, सर स्टॉक बेच दिया तो देखो ऑपरेटिंग धंधे का, सर बैंक से लोन दिया तो देख लो फाइनेंसिंग। तो क्या समझ में आया, सर कैश पड़ा हुआ है, बैंक बैलेंस पड़ा हुआ है, मार्केटेबल सिक्योरिटी पड़ा हुआ है, एफडी है 3 महीने के अंदर वाला, तो मैंने पहले स्टार्टिंग बताया था ये 3 एक्टिविटी नहीं है, ये क्या है, ये रहा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा,
क्या इसमें इस 4 के अलावा कुछ दिखा आपको? और यही 4 में दिमाग लगाना है, माथापच्ची करना है बस। और ये इतना सरल कर दूंगा मैं आपके लिए कि आपके ब्लड में ना कैश फ्लो स्टेटमेंट घूमेगा नस नस में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इस तरीके की बातें समझ में आएगी। 3 एक्टिविटी इसके अंदर आती है, इसका फॉर्मेट भी दिया हुआ है AS3 के अंदर कैसे बनेगा। ये मैंने कुछ एग्जांपल दे दिए आपको। ठीक है, तो अगर मैं एग्जांपल दूँ तो क्या आप वो कैच कर पाएंगे कि 3 में से कहाँ जाएगा? मैं ट्राई कर रहा हूँ। और आप एक काम और कर सकते हैं, पोज करके आप क्वेश्चन सुने, पोज करें और साइड में लिखें, और आपकी बातें देखें कितना सही हो रहा है। अगर सारा सही हो जा रहा है तो आप कमेंट में कह सकते हैं कि मेरे सारे क्वेश्चन जितने आपने पूछे सारे सही है, यस कर दे या नो कर सकते हैं। ठीक है, बोलिए। तो स्टार्ट करता हूँ। मैंने शेयर इशू किया, सिर्फ बताना है किस में जाएगा, ऑपरेटिंग में, इन्वेस्टिंग में या फाइनेंसिंग में। आओ घर घर खेलते हैं। एक घर बनाया मैंने ऑपरेटिंग का, एक घर बनाया मैंने इन्वेस्टिंग का, एक घर बनाया मैंने फाइनेंसिंग का। ठीक है, बस आपको ट्रांजेक्शन दूंगा, बताना है कहाँ जाएगा। ठीक है, नंबर 1, सबसे फर्स्ट ट्रांजेक्शन, पहला इशू ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर्स बताओ। तो आप कहेंगे क्या सर इतना आसान है, इशू ऑफ शेयर्स है, फंड का अरेंजमेंट है, धंधे का नहीं है, इन्वेस्ट भी नहीं है, कहाँ है? फाइनेंसिंग। ठीक है, साथ साथ करना, बिल्कुल मेरे साथ साथ। नंबर 2, परचेज ऑफ बिल्डिंग है, परचेज ऑफ बिल्डिंग। क्या सर इतना आसान क्वेश्चन, कोई धंधे का थोड़ी है, आपने इन्वेस्ट किया होगा, फाइनेंसिंग भी नहीं है। तीसरा, परचेज ऑफ पेटेंट्स। अब ये क्या आ गया? पेटेंट्स समझ लें अभी के लिए इंटेंजिबल एसेट्स। ठीक है, और इंटेंजिबल एसेट्स आपने परचेज करा मतलब इन्वेस्टमेंट करा। ठीक है, तो कहाँ जाएगा ये? इन्वेस्टिंग में जाएगा, फाइनेंसिंग में नहीं आएगा। पेटेंट्स बोल दूँ या फिर मैं गुडविल भी बोल सकता हूँ। ठीक है, गुडविल भी। चलो, नंबर 4, रेंट रिसीव। और इसका आंसर जरूर सोच के देना है, रेंट रिसीव कहाँ जाएगा। अब यहाँ पे एक दिक्कत ये है, हो सकता है आप में से बता ने पॉज करके सोचा हो कि रेंट रिसीव है तो भाई धंधे से इनकम, धंधे का इनकम है। बट मैंने आपको क्या बताया, अब सोचो, क्या आपका काम था, मेन काम था किराए पे देना, यही आपका ऑपरेशन है? अगर आपका यही ऑपरेशन है तो आंसर आपका बिल्कुल सही है, जो रेंट रिसीव हो क्या है? ऑपरेटिंग है। लेकिन अगर मैं बोलूँ आपसे, मेरा काम तो पढ़ाना है आपको, मेन काम है, फीस लेना है, और मुझे रेंट रिसीव हो रहा है, सोच के बताओ क्या मेरा ऑपरेशन है ये? तो आपका आंसर होगा सर कैसी बात कर रहे हो, ऑपरेशन कैसे हो सकता है ये? आपका काम तो पढ़ाना है। तो यस, पढ़ाना है तो रेंट क्यों रिसीव हो रहा होगा? क्योंकि मैंने पैसे कहीं इन्वेस्ट करे होंगे बिल्डिंग्स में, और वो खाली पड़ा था तो मुझे देखा नहीं गया, मैंने रेंट पे लगा दिया तो रेंट से इनकम आ गया। तो ये कहाँ का है? ये बोलेंगे सर अब समझ में आ गया, वो है इन्वेस्टिंग का। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, नहीं बता रखा सर धंधा किस चीज़ का है, अब क्या माने आप? तो आप समझो, आपको अंदर से बेस्ट क्या समझ में आ रहा है, फीलिंग आ रहा है? तो आपको बेस्ट समझ में आ रहा होगा कि रेंट रिसीव मेरा इन्वेस्टिंग वाला ही पार्ट है, धंधे का नहीं हो सकता। धंधे का होगा तो क्वेश्चन स्पेसिफाई करेगा कि आपका बिजनेस किसके अंदर है। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आपको समझ में आई अभी तक। अच्छा सर, अगर रेंट पेड है तो? रिसीव तो बोल दिया, अब पेड, आराम सोच के बता दो। मैं रेंट पे कर रहा हूँ, एक रूम ले रखा है आपको पढ़ाने के लिए, ये रूम ना लेता तो मेरा धंधा नहीं चलता। समझ में आ रहा है किसका है ये? सर बिल्कुल सिंपल है, आपके धंधे का है खर्चा, यानी ऑपरेटिंग। ठीक है, तो अब मैं बाकी कुछ लिखवा नहीं रहा हूँ एग्जाम्पल, और मैं ऐसे फटाफट बोल रहा हूँ और आपने आंसर देना। ठीक है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाने का मन में सोचना, आंसर देना पड़ा। कलेक्शन फ्रॉम डेटर। अब दिमाग में सर डेटर से कलेक्शंस, डेटर देनदार होता है, बिजनेस का ही होता है वो तो, और बिजनेस मतलब धंधे का। सर ऑपरेटिंग, बिल्कुल सही। पेमेंट टू क्रेडिटर्स,
अच्छा, क्रेडिटर को पेमेंट दिया सर, ये भी क्रेडिटर धंधे का ही होगा। और एक बच्चा एक्स्ट्रा सोच सकता है सर, क्रेडिटर लेनदार, लेनदार तो लेने वाला होता है पैसा, वो तो लोन दिया हो क्या पता, और क्या पता सर उसने एसेट आपको बेचा उधार में, बिल्डिंग बेचा हो, लेनदार तो वो भी है। तो जब मैं क्रेडिटर वर्ड बोल रहा हूँ, क्रेडिटर कॉमनली बिजनेस के अंदर ना गुड्स के लिए यूज़ होता है ज़्यादातर। तो जो ज़्यादातर निकल के आता है वो क्रेडिटर धंधे का ही है। मैंने आपको पढ़ाया, आपने फीस नहीं दिया, मैं मान सकता हूँ, मैंने सर्विस तो दे दी आपको, ठीक है, और आपने मुझे फीस नहीं देता, आप तो देनदार हो गए। लेकिन यही मान लो कि मैंने आपसे मार्कर खरीद लिया, अब मार्कर में पढ़ाई तो होगा नहीं, तो आप मेरे कौन बन गए, लेनदार बन गए, क्रेडिटर्स, ठीक है। तो क्रेडिटर को पेमेंट दिया तो ये भी धंधे का ही है, तो कहाँ जाएगा ये, ऑपरेटिंग में। क्रेडिटर फॉर मशीन है, अब बताओ सर, अभी तो आपने कहा क्रेडिटर, मैंने अब आगे ये भी तो बोला मशीन, मैंने मशीन खरीदा था भाई, तो ये कहाँ है, तो सर ये ऑपरेटिंग का तो नहीं है क्रेडिटर। तो कहाँ पे डील करेंगे इसका, तो ये डील जहाँ भी होगा वो बाद की बात है, अभी के लिए समझे कि क्रेडिटर फॉर मशीन है। इसका मतलब पहली बात तो हम पढ़ रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, और सर कैसी बात कर दिया आपने, क्रेडिटर उधार है, मतलब मशीन लिया था उधार है, पैसे दिए नहीं, ना इनफ्लो ना आउटफ्लो, कहीं नहीं जाएगा ये, बिल्कुल सही है कहीं नहीं जाएगा, यही आंसर है, कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि चैप्टर का नाम ही क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये भी तो कैच करना है ना, कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है। मैंने पहले ही कहा था बिल्डिंग का आना जाना कोई प्रभाव नहीं इसके अंदर, ठीक है। कैश मुद्दा रखना है, कैश पे जोर लगाना है, कैश कितना आ रहा है कितना जा रहा है। आई होप ये बेसिक जो है ना, ये बेसिक बात है छोटी छोटी, ये आपको क्लियर हो रही है, मैं इतना उम्मीद कर रहा हूँ। पिकअप तो कर दूंगा मैं आपको, ठीक है, स्पीड करके, कोर्स टाइमली भी हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा मेरे को। लेकिन जब ये बातें दिमाग में घूम जाए ना आपके, कि इन्वेस्टिंग क्या है, फाइनेंसिंग क्या है, ऑपरेटिंग क्या है, कैश फ्लो क्यों कैसे कब बनाना है, तो मैं उम्मीद करता हूँ बाकी आगे का ना मक्खन जैसा है सब कुछ, बहुत ही सरल है, ठीक। तो चलते क्लास की लेंथ पे नहीं आना, फर्स्ट क्लास है, मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ कि फर्स्ट क्लास है, बिल्कुल आप आराम से पढ़ें। मैं इसको समरी भी बना दूंगा इसका कि मैंने क्या क्या बताया आज का, ठीक है, वो 5 मिनट में भी हो जाएगा, कहने कि ये सारे 5-10 मिनट की बात है, और मैंने 40 मिनट के आसपास ले लिया, तो लिया है तो कुछ कारण हो सकता है, ठीक है। चलो अच्छा, मैं कुछ क्वेश्चन पूछने वाला था, बता फटाफट। डिबेंचर इशू किया सर, डिबेंचर डिबेंचर फंड का अरेंजमेंट है सर, ऑपरेटिंग नहीं है, इन्वेस्टिंग नहीं है, फाइनेंसिंग, बिल्कुल सही है। डिविडेंड पे किया, डिविडेंड पे किया, पे क्यों करेंगे, डिविडेंड कमाया, प्रॉफिट को पे करेंगे, मालिक को पे करते हैं, अच्छा सर ये फाइनेंसिंग है क्योंकि मालिक से पैसा लिया होगा। डिविडेंड रिसीव किया, तो डिविडेंड रिसीव क्यों करेंगे, क्योंकि पैसा हमने कहीं इन्वेस्ट किया होगा, तो यस इन्वेस्ट किया होगा तभी तो पैसा मिला आपको। इंटरेस्ट रिसीव क्यों हुआ, क्योंकि पैसा कहीं इन्वेस्ट किया है, इन्वेस्टिंग। रेंट क्यों मिला, क्योंकि कहीं आपने इन्वेस्ट किया होगा। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है, क्या बैंक वालों का काम यही है, इंटरेस्ट पे पैसा देना लेना, फाइनेंस करवाना, इन्वेस्ट करना, वहाँ से इंटरेस्ट लेना, एफडी जमा करवाना लोगों की, यस और नो, यस। तो AS3 क्या कहते हैं कि देखो, अगर वो बैंकिंग सर्विस है जिसका काम ही है फाइनेंस का, या NBFC है, तो भाई उसका ये धंधा फाइनेंसिंग का थोड़ी होगा, इन्वेस्टिंग का थोड़ी होगा, ये कहाँ का होगा, ऑपरेटिंग होगा, उसका मुख्य धंधा यही है। बैंक में देखना बार बार वो इंटरेस्ट पे करता है, इंटरेस्ट रिसीव करता है, एफडी लगता है, तो ये सब क्या है उसके लिए, ऑपरेटिंग है। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आपके पास, अगर कहेगा XYZ जो बैंकिंग सेक्टर से है, या NBFC है, या फाइनेंस सेक्टर से, उन्होंने इंटरेस्ट पे किया है, कहाँ जाएगा, तो दिमाग में ना रटना नहीं है। आप बोलेंगे बहुत बच्चे फाइनेंसिंग में, भैया ने बोलता फाइनेंसिंग में, मैं कहता हूँ नहीं, क्योंकि ये बैंकिंग सेक्टर का है, फाइनेंस सेक्टर वाली कंपनी है, तो ऑब्वियस सी बात है इसका मुख्य धंधा बिजनेस का ही है, बिजनेस ही तो है उसका, तो कहाँ जाएगा ये, ऑपरेटिंग, ठीक है, क्लियर है। चलो, तो मैं जहाँ जितनी बातें बताया इसको फटाफट 2 मिनट में ना रिकॉल करवा देता हूँ, ध्यान सुनना, वक्त फोकस वापस। सबसे पहले मैंने बताया चैप्टर का नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, डन। डील क्यों करेगा इसे, AS3, फॉर्मेट कौन देगा, AS3, कैसे बनाना है कौन बताएगा, AS3,
क्यों बनाना है? क्योंकि ये पार्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, इसलिए बनाना है कंपनीज एक्ट के द्वारा। तीसरी बात है, किसे बनाना है कैश फ्लो स्टेटमेंट? सभी कंपनी को बनाना है, ओपीसी को छोड़कर। ओपीसी को बोला है तुम्हारे पास इसे बनाने के लिए कोई मैंडेटरी नहीं है, तुम्हारा ऑप्शनल है, तुम्हें बनाओ या मत बनाओ, तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। लेकिन सभी कंपनी को बनाना जरूरी है। मेरा क्वेश्चन है, क्या सभी लिस्टेड कंपनी बनाना जरूरी है? यस। अनलिस्टेड? यस। ओपीसी? नो। फर्म? नो। सोल प्रोप्राइटरशिप? नो। क्या बना सकती है? यस। मैंडेटरी नहीं, वर्ड याद रहेगा। वेरी गुड। नेक्स्ट, फिर मैंने बताया आपको कि कैश फ्लो क्या मीनिंग है। तो आपने कहा सर सिंपल तो है, कैश फ्लो मतलब कैश का इनफ्लो आउटफ्लो। तो मैंने कहा कैश का नहीं, कैश एंड कैश। तो कहूँ आपसे कि भाई मीनिंग में क्या लिखना है आपने? फ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, फ्लो इनफ्लो एज वेल एज आउटफ्लो। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या मतलब होते हैं? तो आप कहेंगे सर कैश और कैश के समान दिखने वाले आइटम। अब कैश के समान कौन कौन सा दिखता है? कैश दिखता है, बैंक दिखता है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। मैंने मार्केटेबल सिक्योरिटी बोला, पर आपके बुक फॉलो करते हैं करंट इन्वेस्टमेंट को भी कैश मानते हैं, तो आप भी मान लेंगे, ठीक है इस चीज़ को। हालांकि मैंने कहा कि बाद में आप समझ जाएंगे कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है, हम मानना नीचे में। अच्छा, फिर मैंने बताया कि कितनी एक्टिविटीज़ है कैश फ्लो के अंदर। कैश का जो इनफ्लो आउटफ्लो है वो तीन ही एक्टिविटीज से हम पता कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता, चाहे आप कितने भी ट्रांजेक्शन दे दें मेरे को। या तो वो फाइनेंसिंग का काम होगा, या पैसे इन्वेस्टिंग का काम होगा, या फिर अब धंधे का होगा यानी ऑपरेटिंग का होगा। तीन एक्टिविटी। तो वापस से बोले, सीक्वेंस में बोले, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। सबसे पहले ऑपरेटिंग, फिर इन्वेस्टिंग, फिर फाइनेंसिंग, ठीक है। इसका भी कारण दूंगा कि नाम ऐसे तीनों क्यों है। तो अभी के लिए बस सुनना है आपने। पहला कौन सा बताया मैंने? ऑपरेटिंग, दूसरा इन्वेस्टिंग, तीसरा फाइनेंसिंग, ठीक है। ये बताया मैंने। इसका मतलब क्या? फाइनेंसिंग में क्या आएगा? मैंने कहा कि देखो फाइनेंस का काम पैसे का लेन देन, कहाँ से फंड अरेंज करवाया, मालिक से किया तो कैपिटल के फॉर्म में होगा, पब्लिक से किया उधार मांगा तो लोन के फॉर्म में होगा, तो ये सब फाइनेंसिंग में। और इससे रिलेटेड एक्सपेंस भी क्या है? फाइनेंसिंग में। फिर इन्वेस्टिंग में क्या है सर? पैसा जितना इन्वेस्ट किया, चाहे वो बिल्डिंग में किया हो, इन्वेस्टमेंट में किया हो, ठीक है, मशीनरी में किया हो। तो मैंने जितने एग्जाम्पल लिए, आपने एक बात नोटिस करा, जब मैं इन्वेस्टमेंट बोल रहा हूँ, क्या मैंने बोला आपको कि करंट इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट्स ऐसा बोला है? मैंने बोला बिल्डिंग, गुडविल, पेटेंट्स, मशीनरी, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। शॉर्ट टर्म भी आ सकता है, बट अभी तुम्हारे एग्जाम में तो है नहीं शॉर्ट टर्म। मैंने पहले कह दिया कि कैश फ्लो उसे कैश मानना है शॉर्ट टर्म को। तो ये सब क्या है? तो सर ये सारे ना फिक्स एसेट्स, लिखवाया भी था मैंने, देख लेना, ठीक है। अच्छा, फाइनेंसिंग में क्या है सर? शेयर कैपिटल और नॉन करंट लायबिलिटी, और बोरोइंग्स में चाहे शॉर्ट टर्म है लॉन्ग टर्म है। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ एक बैलेंस शीट में, ध्यान से, अगर मैं ऐसे ही बता रहा हूँ सिर्फ बैलेंस शीट नॉलेज के लिए, बैलेंस शीट्स में क्या फिक्स एसेट्स आता है? आप बोलेंगे हैं यस। करंट एसेट्स आता है? यस। टोटल आता है? यस। क्या शेयर होल्डर फंड आते हैं, जिसमें शेयर कैपिटल, रिजर्व सर्विस पढ़ा होगा आपने। फिर आता है आपके पास नॉन करंट लायबिलिटी, फिर आता है करंट लायबिलिटी। क्लियर है? तो मैंने क्या कहा, जितने फिक्स एसेट्स है ये डील कहाँ पे होगा? सर अभी तो बताया आपने, इन्वेस्टिंग में होगा ये। वेरी गुड। और जितनी नॉन करंट लायबिलिटी है वो कहाँ डील होगा? सर ये फाइनेंसिंग में होगा। वेरी गुड। शेयर होल्डर फंड कहाँ होंगे सर? ये फाइनेंसिंग में होगा। और करंट में भी अगर कोई लोन है, कोई लोन, ध्यान रखना लोन बोला मैंने, ये भी कहाँ होगा? सर फाइनेंसिंग में होगा। यानी फाइनेंसिंग में ये चला गया, इन्वेस्टिंग में ये चला गया, तो इसका क्या करें फिर? करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, दिस इज वर्किंग कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल धंधे का होता है, इसलिए जाहिर सी बात है कहाँ जाएगा? ये ऑपरेटिंग में। और ये साइलेंट भी है। जब आपको मालूम चल चुका है कि भाई फाइनेंसिंग में क्या है, इन्वेस्टिंग में क्या है, तो जो जो बच गया ना, जो फाइनेंसिंग नहीं है, इन्वेस्टिंग नहीं है, तो वो धंधे का है, ऑपरेटिंग है। जिसका कोई नहीं उसका गंगा, इसको मैं बोलूँगा गंगा। जहाँ डाल दो गंगा में डाल दो, बहा दो इसको, ठीक है। तो आप इस चीज़ को रिलेट भी कर सकते हैं, ठीक है, कि अगर फाइनेंसिंग नहीं है, इन्वेस्टिंग नहीं है, तो कहाँ डाल देंगे इसको? गंगा में डाल देंगे, यानी ऑपरेटिंग में।
ऑपरेटिंग एक A3 कहता है रेजिडुअल है, जो इसका नहीं वो इसका ऑपरेटिंग का। ठीक है, तो A3 ने क्या बोला है कि इन्वेस्टिंग के बारे में तो बोल दिया, क्या क्या है, फाइनेंसिंग के बारे में बोल दिया। रेजिडुअल बोला जो बिजनेस ऑपरेशन है वो तो लेंगे, और जो अदर में नहीं आएगा वो इसमें आ जाएगा। ये इसकी डेफिनेशन है, मीनिंग है। तो उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको क्लियर समझ में आई अच्छे से। आपको लग सकता है कि बहुत स्लो चल रहा हूँ मैं, और ये बातें शायद आपको पहले से पता भी हो या ना भी पता हो। मैं उम्मीद करता हूँ पता भी ना तो उसको दिमाग से साइड निकाल दे। चैप्टर आपने पढ़ा हुआ है, मैं पढ़ा रहा हूँ, लुफ्त ले इस चीज़ का, मज़े लें ऐसे ही पढ़ के। ठीक है, ये सारा PDF आपको ऐसे मिल जाएगा सर तो। ठीक है, इसके नोट्स वगैरह जो मैं हमेशा क्लास में लिखवाऊँगा, तरीका बता दूँ पढ़ने का, मेरे साथ साथ नोट्स लिखना है। जब मैं एग्जाम्पल करवाऊँगा एग्जाम्पल लिखना है, साथ में करना है आपने, साथ में चलेंगे आगे। आप भी करेंगे, मैं भी करूँगा, तभी आप अच्छे से सीखेंगे इस चीज़ को। और आप एक दिन पाएंगे इस चैप्टर करने के बाद, एंड में पहुँचेंगे, आपको फील होगा कि चैप्टर आप कभी भी किसी भी लेवल पे आएगा ना वहाँ भी कर लेंगे। मैं आपसे कहूँ जितने बातें मैं यहाँ बता दूंगा ना, कॉलेज में ना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, BCom में इतना पढ़ा हुआ ध्यान रहा ना, कर लेंगे एग्ज़ाम्स। CA इंटर में 70% पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यही चीज़ें जो बता रहा हूँ मैं आपको। 30% बस एडवांस है क्वेश्चंस और एक मेथड है, बाकी सारा यही है। आज मैं बता रहा हूँ यही इंपॉर्टेंट है, मैं बताऊँगा ऐसा क्यों। ठीक है, तो मैं आज उम्मीद करता हूँ तो थ्योरी बातें ना ख़त्म कर दूँगा आज। ठीक है, तो अराउंड लगभग 1 घंटा होने को है, तो कुछ बातें मैं और बताना चाहता हूँ, सुनना ध्यान से। यहाँ आगे चलते हैं, और मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि सर कैश फ्लो जो स्टेटमेंट है ना, कैश फ्लो स्टेटमेंट AS3 जो डील करती है, क्या इसे बनाने के फॉर्मेट या मेथड दिए हैं? तो मैं कहूँगा यस, 2 मेथड है इसके। एक मेथड का नाम है डायरेक्ट, एक मेथड का नाम है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। सर ये डायरेक्ट क्या है और इनडायरेक्ट क्या है? डायरेक्ट किसको बोलेंगे और इनडायरेक्ट किसको बोलेंगे? अब इसको समझते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। सॉरी, मैं कहता हूँ 1 लाख रुपए का बिल्डिंग खरीदा, आपको बताना है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। तो आप कहेंगे सर ये कैसी बात है, आप मुझसे ही पूछ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ भाई सीधा पकड़ में नहीं आ रहा, पैसा आ रहा है जा रहा है। जब आपको सीधा कारण पता है कि पैसा आया या गया, वो डायरेक्ट है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट कर दिया मैंने 1 लाख रुपए का, कैश गया, सर डायरेक्ट। लोन ले लिया, पैसा आया, डायरेक्ट। डेटर से पैसे मिले, डायरेक्ट। रेंट दिया, डायरेक्ट। सर गुडविल खरीदा, डायरेक्ट। सर बैंक से लोन लिया, डायरेक्ट। यानी डायरेक्ट मेथड कहता है कितना पैसा आया कितना पैसा आ गया, सीधा सीधा बताओ, ये डायरेक्ट है। इनडायरेक्ट कहता है कि देखो जितना पैसा आया जितना गया ये तो बताओ, लेकिन पता है क्या, बहुतों या आपके स्कूल में भी टीचर ने बताया होगा शायद, कैश फ्लो के 2 मेथड है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। और मैंने ही बताया 2 मेथड है, बट मेरी बात पूरी नहीं हुई अभी। मैं कह रहा हूँ कैश फ्लो के मेथड नहीं है, तो यहीं दिक्कत बड़ी है। कैश फ्लो में 3 एक्टिविटी बताया मैंने आपको, रिकॉल करवा दूँ। 3 एक्टिविटी कौन सा बताऊँ? एक तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो अब जो मैं बात कर रहा हूँ ध्यान से सुनना, और आपने अगर किसी आपके दोस्तों ने पहले पढ़ा भी है तो उससे पूछना भी कि कैश फ्लो कितने मेथड है। सीधा बोलेगा तो बोलना कैश फ्लो मेथड नहीं है, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग ऑलवेज डायरेक्ट होते हैं। इसके एग्जांपल दिए भी मैंने, क्यों, सीधा पैसा आ रहा है, सीधा पैसा जा रहा है। इसका मतलब ऑपरेटिंग के लिए 2 ऑप्शन है, या तो वो इनडायरेक्ट से होगा या वो डायरेक्ट से होगा। यानी कैश फ्लो में सर इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग हमेशा डायरेक्ट होता है। हाँ, जब मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा देखना, सीधा पैसा आ रहा है जा रहा है मुझसे रिकॉर्ड करते हैं। तो ये इनडायरेक्ट क्या है, जहाँ पे ना कैश का आना जाना नहीं पकड़ते हम, कान ऐसे नहीं पकड़ेंगे, इसको ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे आके, इतना फर्क है, घूम के आएंगे।
क्यों आएंगे? सीखना है ना, भी आराम से सीखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, खाली समझ लें भी। तो सर ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड, दो मेथड से सीखना पड़ेगा। तो आपके लिए बल्ले बल्ले ये है, इंजॉय करो कि आपके इस लेवल में सिर्फ ये है। ये सर कहता है आपको सिर्फ इनडायरेक्ट मेथड से करना है, डायरेक्ट से नहीं करना है। तो डायरेक्ट कहाँ पढ़ेंगे आप? बीकॉम में? नो, बीकॉम में यही है, सी एंटर। जब आप प्रोफेशनल कोर्स करेंगे वहाँ पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ तो कंप्लीट होता है ना, उसके अलावा तो कहीं है नहीं, सी एंटर पढ़ेंगे। तो सर डायरेक्ट मेथड सिर्फ ऑपरेटिंग के लिए ये है। अब क्लियर हुआ, ऑपरेटिंग को हम दो तरीके से कर सकते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। वो भी क्यों करेंगे, क्या ऐसा क्यों कहता है कि इनडायरेक्ट जरूरी है, इसकी बात कर लेते हैं पहले। सुनो, तो ये मेथड लगाती कौन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट? कौन सी कंपनी? नंबर 1, अगर वो इंश्योरेंस कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी जिसे रेगुलेट करती है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, IRDA। तो ये कहती हैं कि इसे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है जिसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, वो किससे बनाना है? डायरेक्ट। ठीक है, अब ये नाम पता कैसे पड़ जाता है डायरेक्ट? पता तुम्हें? जब मैंने कहा कि इसे डायरेक्ट करना है, सोच के देखो, ये ऑलरेडी डायरेक्ट था, तो ये पूरा क्या बन गया? डायरेक्ट। समझ में आई इतनी बात? तो कह रहे हैं इंश्योरेंस कंपनी के लिए। अच्छा सर, अगर इंश्योरेंस नहीं है, अदर है, तो अदर है तो उसके लिए क्या है? इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट फॉर अदर। क्या सर कोई ऐसा रूल है कि मतलब इनडायरेक्ट ही करना है? तो यस, अगर लिस्टेड कंपनी है, वर्ड ध्यान रखना, क्या बोला मैंने? लिस्टेड कंपनी जिसे सेबी रेगुलेट करती है, सेबी के रूल से चलती है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये कहती है जितनी भी लिस्टेड कंपनी है वो कैश फ्लो को बनाएगा इनडायरेक्ट मेथड से, और जो इंश्योरेंस कंपनी है वो बना सकता है डायरेक्ट मेथड से। अब क्वेश्चन एक और आया कि सर इंश्योरेंस कंपनी लिस्टेड नहीं होती क्या? अगर इंश्योरेंस कंपनी लिस्टेड है, ठीक है, HDFC लाइफ इंश्योरेंस लिस्टेड है, शेयर का प्राइस है, तो ये दोनों से कर सकती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, दोनों से करना होगा इसे। याद रहेगा? आई होप आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रही है बात। तो सर ये तो क्लियर हो गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट के दो मेथड नहीं होते, ऑपरेटिंग के दो मेथड होते हैं। आपने बोला इनडायरेक्ट और डायरेक्ट, यानी ऑपरेटिंग को दो से कर सकते हैं, बाकी फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग हमेशा डायरेक्ट होता है, क्योंकि इसमें कैश का प्रभाव देखते हैं, कितना आ रहा है कितना जा रहा है, सीधा कान नहीं पकड़ते, कान घुमा के पकड़ते हैं, उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट। सेबी के लिए इनडायरेक्ट। क्यों सर ऐसा? क्योंकि जब आपको समझ में आएगा ना इनडायरेक्ट क्या है, क्वेश्चंस की इन्फॉर्मेशंस क्या है, तो ये मैं एंड में आपको आंसर दूंगा, या मिड में दूंगा, चैप्टर के मिड में। क्यों? अभी के लिए बस नाम समझ लें, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। चलो, ये बात तो समझ में आ गया आपको कि दो मेथड याद रहेगा मेरे को, और इंश्योरेंस कंपनी के लिए डायरेक्ट ऑप्शन है, बाकी के लिए इनडायरेक्ट, और आपके कोर्स का पार्ट भी क्या है? इनडायरेक्ट। ठीक है, इनडायरेक्ट मेथड। उम्मीद कर रहा हूँ अभी तक आपको मज़ा तो आ रहा है इसमें। थोड़ा बोरिंग भी हो सकता है क्योंकि स्लो चल रहा हूँ मैं, आदत है ना, ऑफलाइन पढ़ाने की आदत है, तो ऑनलाइन अब कैमरे में देख के हेजिटेशन थोड़ा बहुत है, तो गला भी ख़राब स्टार्टिंग में था, अब थोड़ा ठीक है। तो मैंने जहाँ तक जो बातें बताया ये मान चल रहा हूँ क्लियर है, और क्योंकि 1 आवर हो गया, मैं चाहता हूँ कि थ्योरी का जो कंसेप्ट था वो यहाँ तक क्लियर हो चुका है आपका। इसके आगे और थोड़ा स्पीडली नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी थोड़ा लाइट रखते हैं बिल्कुल। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए, पढ़ने के लिए। साथ में पढ़ेंगे, साथ में बढ़ेंगे, उम्मीद करता हूँ आपसे। चलो ओके, बाय, आज के लिए इतना ही।